हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 जिसका नाम है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता देता हूं, अध्याय 7 और अध्याय 8 मिलकर एक यूनिट बनती है, इकाई बनती है, जिसमें से आपको 10 अंक का प्रश्न परीक्षा में आता है। मतलब कि कुल मिलाकर 10 अंकों के प्रश्नोत्तर परीक्षा में आते हैं, जिसमें से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और एक आपको एक अंक के प्रश्न आएंगे। ऐसे कुल मिलाकर 10 अंकों का प्रश्न उत्तर यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वह आपका शॉर्ट में ही रहेगा, मतलब कि आपको ज्यादा बड़ा आंसर इसका नहीं देना है। तो दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से निकाले हैं, तो मैं इन टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और इस वर्ष कौन कौन से प्रश्न आपके 101% से परीक्षा में आने वाले हैं। तो सिर्फ दोस्तों मैं आपको 5 प्रश्न यहाँ से बताऊंगा जो परीक्षा में 101% आएंगे। तो दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आप इस तरीके से यदि आपके नोट्स बनाते हैं, इस टाइप से यदि आप अपने टॉपिक को लिखते हैं तो आप सोशल साइंस में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो भी थ्योरिकल आपके चैप्टर है, जैसे हिंदी है और आपका सामाजिक विज्ञान है, दोस्तों आप इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए आप मेरे टॉपिक किस टाइप से लिखे हुए हैं, तो आप एक पेज में ही अपने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों आपका इतिहास का यह पहला पार्ट है, तो आप इसमें अच्छे से देखिएगा। मैं आपको इसको इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा, यदि आप वीडियो के साथ पूरे समय बने रहेंगे तो आप इस चैप्टर को नींद में भी आपसे यदि कोई पूछता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं 1857 की। आपको इससे पहले जाना पड़ेगा कुछ वर्ष पूर्व। दोस्तों आपको पता है एक पुर्तगाली हुए थे वास्को डी गामा, जो यूरोप से आए थे भारत। इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, मतलब कि भारत में पहले आने का रास्ता जमीन से तो था लेकिन समुद्र से आने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो एक ऐसे पुर्तगाली हुए वास्को डी गामा जो 1498 में भारत में आए थे। तो भारत के जो राजा थे जेमेरिन, उन्होंने उनका काफी अच्छा स्वागत किया था और उन्हें उपहार में मसाले भेंट किए थे। मसाले मतलब कि जो हमारी सब्जियों में डलते हैं, जैसे अपने यहाँ की मिर्च हुआ, हल्दी हुआ, धनिया हुआ, ये मसाले जितने भी थे सब उन्होंने उन्हें गिफ्ट किए थे। तो दोस्तों वास्को डी गामा ने अपने देश यूरोप में जाके उन्हें बेच दिया। अब बेचने से क्या हुआ, उन्हें वहां पर अच्छा पैसा मिला, तो उनका दिमाग चला कि क्यों ना मैं इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर दूं, धंधा स्टार्ट कर दूं। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और अपने देश में आके यहाँ से मसाले खरीदते थे और अपने देश में जाके बेच देते थे। तो दोस्तों उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हुआ। जब उनका व्यापार बढ़ता गया तो उन्होंने सोचा कि यार मैं क्यों ना भारत में जाके सेटल हो जाऊं। तो दोस्तों अपने यहाँ पे काफी विदेश के लोग आए, इंग्लैंड से आए, यूरोप से आए, फ्रांस से आए, बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर आए और इन्होंने अपना सब व्यापार स्टार्ट किया। लेकिन इन सब में शक्तिशाली रहा इंग्लैंड, जो थे अंग्रेज, तो वो सब पे हेवी रहे और उन्होंने धीरे धीरे भारत के व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया और बाकी सबको यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया, मतलब कि भगा दिया, हरा के भगा दिया। तो वो यहाँ से भाग गए। 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किसने? इंग्लैंड से कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में इसने भारत में अपनी स्थापना की व्यापारिक की दृष्टि से। इसका प्रमुख उद्देश्य था इनका प्रमुख उद्देश्य था इंग्लैंड को समृद्ध बनाना और भारत को कमजोर करना। तो दोस्तों इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित की और धीरे धीरे व्यापार के साथ सोचा कि क्यों ना हम भारत पर अपना अधिकार जमा ले, अपना कब्जा कर ले। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना कदम राजनीतिक की तरफ उठाया और भारत पर धीरे धीरे कब्जा करने का सोचा। तो ऐसा ही इनका सबसे पहले सामना हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें इन्हें बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना आप पूरे भारत पर कब्जा कर लिया जाए। इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ती गई और वह ज्यादा ही और अंग्रेज बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में
आते गए। तो दोस्तों इसके बाद जब समय बढ़ता गया तो इन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा करने का सोचा और अधिकतर राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था और भारतीयों को काफी वो प्रताड़ित करते थे और उनका दोहन करते थे, किसानों को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करते थे। जब कुछ समय के बाद भारतीयों से सहन नहीं हुआ तो उन लोगों ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। तो दोस्तों इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे आप देख लीजिए। एक तो राजनीतिक कारण था, ठीक है, राजनीतिक कारण में इनकी जो हड़प नीति थी और ये बहुत सारी नीतियां इनकी जो खराब थी उसको हम बोलते हैं राजनीतिक कारण। दूसरा था भारतीय भाषा संस्कृति और परंपरा पर आघात। इस कंपनी ने क्या किया था, भारतीय भाषा संस्कृति और परंपरा पर आघात किया था। दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव यहां से निकल के आता है कि मैकाले ने अपने यहाँ अंग्रेजी जो भाषा थी उसका प्रचार प्रसार किया था और भारतीय भाषा और संस्कृति को दबाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर आघात किया था। इसके बाद हम देखते हैं तो आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में दोस्तों किसानों को काफी प्रताड़ित किया गया था और अपने जो यहाँ के अमीर लोग थे उनको सबको कर्ज में इस कंपनी ने डाल दिया था। साथ ही साथ सैनिकों में असंतोष था। तो अपने यहाँ के जो सैनिक थे, मतलब कि जो हमारे यहाँ भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की सेना में शामिल थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे, तो उनको तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और प्रमोशन उनका नहीं होता था। इसलिए इस कारण से उनका क्या हुआ, सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे। तो भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है। साथ ही साथ धार्मिक कारण था, ये अपने ईसाई धर्म को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते थे और हमारे हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म थे इनको घटाना चाहते थे। अब ये तो इसके 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण हो गए हैं। राजनीतिक कारण, भारतीय भाषा संस्कृति और परंपरा पर आघात, आर्थिक कारण और सैनिकों में क्या था, असंतोष था और एक था इनका धार्मिक कारण। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों उत्पन्न हुई और इसका तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण मतलब होता है करेंट। तो उस समय का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों आप सबको पता है कि मंगल पांडे, मैंने यहाँ पे लिखा है 29 मार्च 1857 को दोस्तों एक नई प्रकार की राइफल लाए थे अंग्रेज लोग। तो वो उसमें जो कारतूस लगाए जाते थे, मतलब उसके अंदर जो गोलियां लगाई जाती थी, वह जो राइफल में सुअर और गाय के मांस की चर्बी चढ़ाई जाती थी, मतलब चमड़ा उस पर लगाया जाता था। क्यों, क्योंकि उससे लोहे में जंग नहीं लगता था। मतलब कि जो टेबलेट्स होती थी, कारतूस होते थे, उसमें जो कार्टेज होते थे उसमें वो चर्बी लगा देने से उसमें जंग नहीं लगता था। तो जब उन्हें बंदूक में डाला जाता था तो उसे दांतों से छीलना पड़ता। अब जो मंगल पांडे थे वो जाति से ब्राह्मण थे, तो दोस्तों वो नहीं चाहते थे कि हम गाय के मांस को अपने मुंह में रखें, क्योंकि हम गाय को माता के समान पूजते हैं। और जो सुअर है तो मुस्लिम धर्म के लोग जो होते थे तो वो भी उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। तो दोस्तों इस स्थिति में सैनिकों में बहुत ही ज्यादा असंतोष फैल गया और 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को छीलने से मना कर दिया था और उसी बात से उनकी अंग्रेज अधिकारी से बहस हो गई और उन्होंने गुस्से में उसे शूट कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो आपसे एक प्रश्न यहां भी पूछा जाता है कि इस 1857 की प्रथम आहुति किसने दी थी या प्रथम बलिदान किसने दिया था। तो वो कौन थे, मंगल पांडे। और दोस्तों आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि तात्कालिक कारण क्या था, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो आपको लिखना है चर्बी वाले कारतूस। क्या लिखेंगे आप, चर्बी वाले कारतूस। इसके प्रमुख केंद्र क्या थे दोस्तों, जब यह क्रांति चल रही थी तो इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो आपको उसमें लिखना है अवध, कानपुर, मथुरा, दिल्ली, झांसी, पूना आदि। और स्टेट दोस्तों यह पूरे भारत में फैली थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। मतलब कि जो 1857 की जो क्रांति थी वह कहां कहां चल रही थी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अवध, कानपुर, मथुरा, दिल्ली, झांसी, पूना आदि में यह चल रही थी। तो इसके जो प्रदेश थे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी स्टेट में यह लगभग चल रही थी। तो दोस्तों कुल मिला के ओवरऑल मतलब इन्होंने काफी मेहनत की। मतलब हमारे देश के जो सेनानी थे, हमारे यहाँ के जो किसान थे, भारतीय नागरिक थे, इन्होंने इनके हाथ में जो भी हथियार आए, मतलब कि कुल्हाड़ी, फावड़े, घर के बर्तन लेके ये लोग अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़े, लेकिन उनके सामने यह हार गए। दोस्तों हम देखते हैं
कि इसके असफलता के कारण। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी वह ओवरऑल कुल मिला के असफल हो गई, मतलब कि सफल नहीं हुई, मतलब कुल मिला के यह सफल नहीं हो पाई, फेल्ड हो गई या फेलुअर इसे माना गया। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका प्रमुख कारण था एकता, संगठन और एकता का अभाव। यहाँ पे अभाव है तो दोस्तों हम बोलेंगे संगठन और एकता का अभाव, मतलब कि इसके बीच में ना कोई संगठन था ना कोई एकता थी। उसका कारण क्या था, क्योंकि ये जितने भी सेनानी थे ये सब अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण लड़ रहे थे। देश के कारण तो लड़ रहे थे, लेकिन मंगल पांडे की अपनी एक अलग समस्या थी, बहादुर शाह जफर द्वितीय की अलग समस्या थी, रानी लक्ष्मीबाई की अलग समस्या थी, तात्या टोपे की अलग समस्या थी और नाना साहेब की अलग समस्या थी। तो यह एकता और अखंडता में दोस्तों इसमें अभाव पाया गया। इसमें कुल मिला के एकता और अखंडता का अभाव रहा दोस्तों। नेतृत्व का अभाव रहा, क्योंकि इसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। ये जितने भी लोग थे सब अलग अलग जगह से थे और इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। मंगल पांडे बैरकपुर उत्तर प्रदेश से थे, ये दिल्ली से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और तात्या टोपे बुंदेलखंड एमपी से थे और नाना साहेब भी झांसी की रानी के साथ में थे। तो दोस्तों कुल मिला के हम देखते हैं तो इनका सबका अलग अलग कारण रहा और इनके बीच में कोई नेतृत्व करने वाला बड़े परंपरावादी हथियार, मतलब कि इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। कुल्हाड़ी, फावड़े या जो भी इनके हाथ में आते थे उस हथियारों से लड़ते थे और अंग्रेजों के पास राइफल, तोप और कई प्रकार के आधुनिक हथियार थे जिससे वे काफी अच्छे से इनका सामना कर पाते थे। यदि हम अगला कारण देखते हैं तो सामंतवादी स्वरूप। अपने यहाँ के कुछ राजा थे जो सामंतवादी थे, उन्होंने इन जो सेनानियों का सपोर्ट नहीं किया। तो हम एमपी में देखते हैं ग्वालियर का सामंतवादी, तो दोस्तों उन्होंने भी इनका सपोर्ट नहीं किया था। तो ये जो राजा थे वो अंग्रेजों से हाथ मिला चुके थे, तो उन्होंने सेनानियों को सपोर्ट नहीं किया। यदि हम अगला देखें तो समय से पूर्व यह क्रांति स्टार्ट हो गई थी। इसका कोई निश्चित समय नहीं माना गया था, किसी से डिस्कस नहीं किया गया बहुत ज्यादा, वो समय से पूर्व इसे स्टार्ट कर दिया गया। अब यदि हम अगला देखें तो भाषा का, तो दोस्तों भाषा की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि सभी लोग अलग अलग स्टेट से, कोई मराठी बोलता था, कोई तेलुगु बोलता था, कोई हिंदी बोलता था, कोई कश्मीरी बोलता था। तो दोस्तों लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम गया, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाए। दोस्तों इसमें एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया गया था। ये बात आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में आता है कि दिल्ली का राजा किसे घोषित कर दिया गया था। तो आपको लिखना है बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया गया था। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों 1857 के प्रमुख सेनानी। तो प्रमुख सेनानी में आपको बताना है मंगल पांडे, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, नाना साहेब। इनके ऊपर टिप्पणी आपको परीक्षा में हमेशा लिखने के लिए आती है, जो आती है आपके 3-3 नंबर में। तो आपको दोस्तों इनका ये याद करना, दोस्तों इनके टॉपिक आपको याद करना है। और यदि आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से इन्हें और समझा दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको क्लियर किए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि मेरे इस वीडियो पे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से इस वर्ष जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पे है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।